हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, अभी जो टॉपिक हम लोग अपनी क्लास में कंटिन्यू कर रहे हैं वो है केनेजियन थ्योरी। और केनेजियन थ्योरी में सबसे पहले हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो है इसकी अजम्पशन। दोस्तों, अजम्पशन हमने क्लासिकल थ्योरी की भी करी थी। काफी इंपॉर्टेंट अजम्पशंस थी, क्योंकि अजम्पशंस क्या होता है, जब भी हम लोग अपना आंसर लिखते हैं उसमें हमें काफी ज्यादा सपोर्ट करता है हमारी अजम्पशन। ठीक है, तो जो केन्स की अजम्पशन है वो बिल्कुल अपोजिट है क्लासिकल के अजम्पशन से, क्योंकि केन्स का मानना ये था कि जो क्लासिकल्स हैं उनमें जितने भी एरर्स हैं वो उनकी अजम्पशन की वजह से भी हैं। इवन अभी कुछ क्वेश्चंस हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे कि क्लासिकल और केन्स में सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज क्या क्या थी, तो उसमें आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। तो शुरू करते हैं हम लोग आज अपनी अजम्पशन। तो सबसे पहली अजम्पशन जो है हमारे पास, सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज वेज प्राइस रिजिडिटी। देखिए, वेज प्राइस रिजिडिटी का मतलब ये होता है कि केन्स के हिसाब से हमारी मार्केट में अगर किसी भी तरीका का बदलाव आएगा, फ्लक्चुएशन आएंगे, तो वेज और प्राइस जो होगा वो इमीडिएट चेंज नहीं करेगा। वेजेस एंड प्राइसेस डू नॉट चेंज इमीडिएटली। यानी मान लीजिए हमारी इकोनॉमी के अंदर डिमांड ज्यादा हो गई, तो आपके माइंड में आ रहा है कि प्राइस बढ़ जाएंगे। नहीं, इमीडिएट नहीं होगा, कुछ समय जरूर लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेज प्राइस रिजिडिटी। मैं साथ साथ आपको प्योर क्लासिकल का भी रेफरेंस लेकर चलूंगा। प्योर क्लासिकल थ्योरी के अंदर ये अजम्पशन उल्टी थी, यहाँ पे रिजिडिटी की जगह फ्लेक्सिबिलिटी था। मैं साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको याद रहेगा, रिकॉल आप करते रहोगे मेरे साथ में। दिस इज माई फर्स्ट अजम्पशन ऑफ द केनेजियन थ्योरी। हमारी सेकंड अजम्पशन जो थी गाइस, that is labor, homogeneous labor with constant MP, with constant marginal production। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या था कि केन्स में ये बात मतलब अज्यूम की गई थी कि जो भी लेबर है हमारे पास में होमोजीनियस है। इवन एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताता हूँ, केन्स ने कभी भी लेबर मार्केट के ऊपर बहुत डिटेल डिस्कशन नहीं किया। केन्स का पूरा फोकस जो था वो इन्वेस्टमेंट थ्योरी या मल्टीप्लाइड इफेक्ट पर, या आप आगे कह सकते हैं, तो उनका मेन जो कंसेप्ट था वो इंटरस्टेट थ्योरी पर था। उनका मेन फोकस था में आउटपुट बढ़ाना है। उनका मेन फोकस था एग्रीगेट डिमांड की तरफ। यानी केन्स की जो थ्योरी थी वो डिमांड साइड थ्योरी थी। माइंड में रखना, केन्स ने डिमांड पे ज्यादा फोकस किया। उनके हिसाब से कि जो डिमांड को डिराइव करने के टर्म्स हैं, फैक्टर्स हैं, पैरामीटर्स हैं, उनमें काफी ज्यादा वेरिएशन हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, केन्स के हिसाब से जो लेबर थी वो होमोजीनियस थी। होमोजीनियस का मतलब सेम नेचर की लेबर, और अगर सेम नेचर की लेबर है तो सबकी वेजेस सेम होंगी। they assume the wages of the all laborers is remain same। अब उसका भी रीजन है, why? because वो कांस्टेंट एमपी मानते थे। अगर आप ये देखो कि किसी को अगर वेजेस दे रहे हो तो वो तो बात सच है, किसी को भी वेजेस दो तो उसके मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे दो, कितना वो वर्कर काम कर सकता है, राइट। लेकिन अगर अगर हम ये चाहते हैं कि सबको सेम वेजेस दो, तो इसका मतलब ही यही होगा कि जो लेबर है, जितनी भी लेबर है वो सब सेम लेवल पर काम करे, वो सब होमोजीनियस है। ठीक है, हाइपोथेटिकल भी है, अजीब सा भी है। ये किसी कंपनी के लिए वैलिड हो सकता है कि कंपनी के अंदर 1000 वर्कर्स है, और वो 1000 वर्कर्स का काम करने का तरीका शायद अलग अलग हो सकता है। अब समझो एग्जांपल, एक कंपनी के अंदर 1000 वर्कर्स है और हर वर्कर का काम करने का तरीका ऑब्वियस सी बात है अलग हो सकता है। कोई वर्कर बहुत ज्यादा पंक्चुअल होता है, कोई वर्कर बहुत ज्यादा लेजी होता है ना। कोई काम जल्दी करता है, कोई काम देर से करता है, दुनिया भर की चीजें होती हैं। लेकिन सबकी वेजेस सेम होती हैं, क्यों? क्योंकि कंपनी उन सब वर्कर्स को होमोजेनस मानती है। लेकिन ये बात एक कंपनी के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी के लिए अच्छा हो गया बुरा वो आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन ये केन्स की अजम्पशन है। उसके बाद केन्स का जो मेन फोकस था वो था परफेक्ट कंपटीशन, मतलब मार्केट का नेचर के बारे में। देखिए ध्यान रखना, अगेन केन्स नेवर टॉक्ड अबाउट द लेबर मार्केट, इसलिए उन्होंने इनपुट मार्केट के बारे में भी नहीं बताया। तो उनका बस एक आसान सा मतलब हो गया कि लेबर मार्केट के बारे में कुछ नहीं कह सकते, बट हमारी इकोनॉमी के अंदर जो प्रोडक्ट मार्केट होगी उसके अंदर परफेक्ट कंपटीशन होगा। ठीक है, सो देर इज अ परफेक्ट कंपटीशन इन द प्रोडक्ट मार्केट। ठीक है, इन द
प्रोडक्ट मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन होगा हमारी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर। प्रोडक्ट मार्केट का मतलब जो कमोडिटीज बिक रही हैं, और परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग हो गया कि प्राइसेस आर गिवन एंड प्राइसेस इकोनॉमी के अंदर नहीं बदलेंगे किसी भी रीजन की वजह से। जैसे हमने पहली बात कर ली वेज प्राइस फ्लेक्सिबिल सॉरी रिजिडिटी, तो जब वेज और प्राइस बदलेंगे नहीं मार्केट फ्लक्चुएशन से, तो मार्केट के अंदर परफेक्ट कंपटीशन रहेगा। लेकिन अगेन दे नेवर टॉक्ड अबाउट द लेबर मार्केट, इसलिए हमने यहाँ पे प्रोडक्ट मार्केट के बारे में लिखा है। इसके बाद की जो अजम्पशन हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये अजम्पशन सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं भी लिखने वाला हूँ, दैट इज डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात यह कि केन्स का मानना था कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो फर्म्स हैं उनके पास एक एक्सेस कैपेसिटी है और वो सप्लाई कर सकते हैं मार्केट में जो भी डिमांड होगा। मतलब केन्स का मानना यह था कि चीज की पहले डिमांड हो जाए, इंस्टेंटली आपको चीजें मिल जाएंगी। आप इसको ऐसे समझ लो, मैं आपको इसको ऐसे समझा देता हूँ। जैसे मैं आपको पढ़ाते हुए बार बार कहता हूँ कि बेटा कोई टॉपिक अगर आपको समझना हो अलग से तो मुझे बताओ, कमेंट करो कमेंट सेक्शन में। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं। इवन ध्यान रखना आपका जो कमेंट है वो बहुत बड़ा फीडबैक है हम लोगों के लिए। तो वो फीडबैक काफी हमें मोटिवेट करता है। हम बीमार हो, हम मूड में नहीं हो पढ़ाने के, या दुनिया भर की हमें प्रॉब्लम्स हो, लेकिन जो आपका मोटिवेशन होता है ना, जो आप हमें मोटिवेट करते हो, दैट द कमेंट्स करना, लाइक्स बढ़ाना, सब्सक्राइबर्स बढ़ना, ये हमें मोटिवेट करती हैं चीजें। ठीक है, और हम फिर काम करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं आज मैं थोड़ा सा अनवेल हूँ और आपको दिख भी रहा होगा कि थोड़ा सा हल्के बोल रहे हैं, है ना, इस तरीके से थोड़ी सी तबीयत डाउन है। बट आप लोगों का जो आपने जो हमें मोटिवेट करा है दोस्तों, वो बहुत हमें सपोर्ट करता है। और ये मोटिवेशन हर किसी को शायद नहीं मिलता। और ये मोटिवेशन ऐसा नहीं कि स्टूडेंट के लिए काम क्या होता है, नहीं, एक टीचर के लिए, मेंटोर के लिए भी काम की चीज होती है। जैसे मुझे आप लोगों से मोटिवेशन मिलता है, ऐसे आपको शायद किसी से मोटिवेशन मिलता होगा। तो कुछ लाइफ में स्टेप्स ऐसे होंगे या आपके डिसीजन ऐसे होंगे जिनको लेने के बाद आपको मोटिवेशन मिलता है। वही सब चीजें हैं। तो वही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आती है तो, नहीं पसंद आती तो कमेंट में बताएं कि ये कमी है। और हो सकता है कि आप बहुत शॉर्ट टर्म के स्टूडेंट हो, एग्जाम दे चुके हो या देने वाले हो, लेकिन आपका मोटिवेशन ना जाने कितने और लोगों को सपोर्ट करेगा। क्योंकि अगर आप हमें मोटिवेट करते रहेंगे तो हम काम करते रहेंगे, यूट्यूब पे वीडियो डालते रहेंगे, आज नहीं तो कल ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस को देखकर अपने करियर में कुछ अच्छा हासिल कर पाएंगे। तो एक मेरा ये छोटी सी रिक्वेस्ट भी थी जो मैंने साथ साथ आपको बता दी। तो मेरा जनरल पॉइंट ये है कि जैसे मैंने बोला कि मुझे कोई बच्चा कहता है, कोई स्टूडेंट के सर ग्रेट डिप्रेशन वाला टॉपिक करा दो, जिस टाइम स्टूडेंट का मैसेज, ये मैसेज आया था, तो जिस टाइम मैसेज आया नेक्स्ट डे मैंने वीडियो बना दी, स्टार्ट कर दी, मतलब बना दी मैंने नेक्स्ट डे। अब सोचो मेरे पास ग्रेट डिप्रेशन के नोट्स बने हुए थे, ग्रेट डिप्रेशन की नॉलेज बनी हुई थी, बट मैंने उसको सप्लाई नहीं करा था। मैंने उस सर्विस को डिलीवर नहीं करा था, यानी सप्लाई नहीं करता, मैं वेट कर रहा था डिमांड का। आज भी कोई टॉपिक हो गया, मान लो आपको कहता सर वो एक्स टॉपिक करा दो, तो वो एक्स टॉपिक जब आप बोलोगे तो ये मैटर करता है। यदि मेरे पास में उसके नोट्स अवेलेबल हो, उसकी नॉलेज मेरे दिमाग में अवेलेबल हो, ऑलरेडी पढ़ा हुआ हो, ठीक है, तो फिर एकदम से चीज बन जाएगी। इसका मतलब क्या है, जैसे ही डिमांड होगी वैसे ही हम ऑटोमेटिकली सप्लाई कर देंगे। फर्म्स हैज द एक्सेस कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन, राइट, क्लियर हो गई। दूसरा का एग्जांपल भी समझ लो, दूसरे का एग्जांपल भी समझ लो, क्लासिकल का। क्लासिकल इसका उल्टा बोलते थे, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सप्लाई जो होती है डिमांड क्रिएट करती है। वो भी आप एग्जांपल समझ लो, मान लो मैंने कुछ टॉपिक्स बगैर आपसे पूछे या बगैर मतलब आपने कुछ नहीं बोला कि तरह ये पढ़ाओ, मैं ऐसे ही आपको पढ़ाता जा रहा हूँ, पढ़ाता जा रहा हूँ, पढ़ाता जा रहा हूँ, यानी सप्लाई में पहले कर रहा हूँ, सप्लाई पहले हो रही है। और बाद में आप इस एग्जाम से दूसरे एग्जाम में शिफ्ट होते हो और आपको दूसरे एग्जाम का कंटेंट ऑलरेडी मिल जाता है हमारे यूट्यूब चैनल पर, सेमिकॉन क्लासेस पर। तो आपको दिखेगा हाँ यार जो मैं पढ़ना अब चाहता हूँ
वो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो ध्यान रखना, जब चीज ऑलरेडी अवेलेबल हो, डिमांड आप बाद में कर रहे हो, तो वो प्योर क्लासिकल थ्योरी है। और जब आप डिमांड पहले कर रहे हो, सप्लाई बाद में हो रही है, तो ये प्योर केनेजियन थ्योरी है। मैं एक वर्ड जोड़ रहा हूं, प्योर, ठीक है, क्योंकि आगे चल के ये नाम की इंपॉर्टेंस होगी। तो डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई बिकॉज द फर्म्स हैव द एक्सेस कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन, दे सप्लाई व्हाटएवर इज डिमांडेड इन द इकोनॉमी। क्लियर? एक और हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट असम्पशन है, दैट इज मनी मार्केट। ठीक है, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट जो है assumption है, दैट इज मनी डिमांड। देखिए, मनी डिमांड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है, और आप देखेंगे इस पे मेरा अलग से थ्योरी जो है डिस्कशन रहेगा मनी डिमांड पर। देखिए, केन्स का मानना ये था कि जो मनी डिमांड होता है और मनी सप्लाई भी, देखो मनी सप्लाई सेंट्रल बैंक करता है, मनी डिमांड हम लोग करते हैं। तो केन्स का मानना था कि जिस प्रकार मनी सप्लाई इंपॉर्टेंट है, ऐसी मनी डिमांड भी इंपॉर्टेंट है, मतलब दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है। बट मनी डिमांड को करने का टर्म्स गलत थे, क्योंकि अगर मैं आपको प्योर क्लासिकल्स की बात करूं, तो उन्होंने जो मनी डिमांड के टर्म्स आपको सिखाए थे, वो कौन से थे? मनी डिमांड के जो टर्म्स आपको उन्होंने सिखाए थे, वो थे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी वाले, क्यूटीएम। बट केन्स ने बोला कि वो क्यूटीएम वैलिड हो सकते हैं, बट और भी चीजें हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर मनी को डिमांड करने के लिए। तो इन्होंने मनी को डिमांड करने का जो टेक्निक बताई थी, दैट इज द स्पेकुलेशन एंड द ट्रांसैक्शन। ये चीज आप लोग आगे चल के आईएसएलएम मॉडल में पढ़ेंगे। दाना मनी इज अफेक्टेड बोथ बाय आउटपुट एंड इंटरेस्ट रेट। ध्यान रखना, मनी डिमांड इज अफेक्टेड, इट इज अफेक्टेड बाय बोथ आउटपुट and both output and interest rate। तो ये हमारे पास में 5 assumptions हैं, जो प्योर केनेजियन थ्योरी की बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट assumptions हैं, जो इन्होंने अपने पास में रखी थी। अब एक तो हमने ये assumptions कर ली, आगे हम लोग पढ़ेंगे केनेजियन थ्योरी का जो मेन कंसेप्ट है, जैसे जैसे उसका एग्रीगेट डिमांड का डेरिवेशन। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड कैसे उन्होंने डिराइव करी। देखिए, उसमें आईएसएलएम थ्योरी का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, बट मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे पूरा ईयर वाइज सीक्वेंस चल रहा है, क्योंकि आईएसएलएम थ्योरी बाद की थ्योरी है। केनेजियन थ्योरी के अंदर जो एडी डिराइव होगा वो एक अलग चीजों से डिराइव होगा, राइट। आईएसएलएम थ्योरी को बताया था जे आर हिक्स ने, उससे रिलेटेड हमारा अलग कंसेप्ट रहेगा। अभी हम एक काम करते हैं, अभी हम डिस्कशन करते हैं केन्स और क्लासिकल्स के बीच में डिफरेंसेस को, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज पॉइंट से भी, कि आपको मालूम होना चाहिए कि एक जगह क्लासिकल है और एक जगह केन्स है, और दोनों प्योर क्लासिकल प्योर केन्स, तो इनकी थ्योरी में क्या क्या बदलाव था, तभी तो ये दोनों को अलग अलग हम लोग मानते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको आपने नोट कर लिया होगा कॉपी में, मैं इसको रफ कर देता हूँ, और अब 2 कॉलम बना लीजिएगा। ठीक है, एक साइड में लिखना केनेजियन थ्योरी, एक में लिखना या केनेजियन अप्रोच, एक में क्लासिकल अप्रोच। काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट से भी। ठीक है, तो एक साइड में क्लासिकल और एक साइड में केन। तो दैट इज, हमने यहाँ पे लिखा क्लासिकल और यहाँ पे लिखा हमने केन। ठीक है, क्लासिकल और केनेजियन। ठीक है, देखिए सबसे पहले सबसे जरूरी डिफरेंस, अगर हम इसको अलग अलग भी कर देते हैं, ये डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं हम लोग, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस थे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये था कि जो क्लासिकल अप्रोच थी, क्लासिकल व्यूज थे, वो लॉन्ग रन एनालिसिस पर बेस्ड थे। यानी वो कभी भी शॉर्ट रन की बात नहीं करते थे, वो हमेशा एंड की बात करते थे, लॉन्ग रन की बात करते थे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, लॉन्ग रन एनालिसिस, इसलिए अगर आप इनकी कोई भी थ्योरी देखोगे तो इनकी हर थ्योरी का एंड ही डिस्कस होगा। ठीक है, ठीक है, हम लोग तभी तो ये कहते हैं कि यहाँ पे फर्दर प्रोडक्शन नहीं होगी, रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन हो चुका है, ये इसका मीनिंग था। और इसके अंदर अगर हम यहाँ बात करें तो दैट इज शॉर्ट रन एनालिसिस, शॉर्ट रन एनालिसिस। ठीक है, सेकंड असम्पशन हमारे पास में है
जो प्राइजेस थे इन क्लासिकल थ्योरी, प्राइजेस आर फ्लेक्सिबल, यानी वो आसानी से चेंज हो सकते थे। अगर मार्केट में किसी भी प्रकार का फ्लक्चुएशन आ रहा था तो प्राइजेस इजीली चेंज हो सकते थे। लेकिन अगर हम बात करें, अच्छा यहाँ पे वन आएगा, अगर हम बात करें केन्स की, तो केन्स के जो प्राइजेस कैसे थे, रिजिड, प्राइजेस आर रिजिड। ये बात मैंने अजम्पशन में भी समझाई है कि कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो प्राइजेस होंगे वो मार्केट पे इमीडिएट इम्पैक्ट, मतलब मार्केट से इमीडिएट इफेक्ट नहीं होंगे, समय लगेगा, लेकिन चेंज जरूर होंगे, बट वो समय लगेगा। देखो इसको आप, क्योंकि ये थ्योरी शॉर्ट रन है, हम ये तभी तो कहते हैं कि शॉर्ट रन में इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो आफ्टर दैट लॉन्ग रन में इम्पैक्ट, और जो शॉर्ट रन का इम्पैक्ट होता है ना वो वैल्यूएबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि मान लो मैं मार्केट गया, मार्केट में किसी रीजन से दुकानें बंद हो गई सारी की सारी, और एक दुकान खुली हुई, अगर उसने कोई चीज मुझे महंगी दे दी, इसका मतलब ये थोड़ी कि मार्केट का प्राइस महंगा हो गया, नहीं, कुछ फॉर द वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम पीरियड है, उस टाइम के फ्लक्चुएशन हम लोग मानेंगे नहीं। ठीक है, तो टेक्निकली हमारा प्राइस जो होंगे यहाँ पे रिजिड होंगे, और यहाँ पे जो प्राइस होंगे वो कैसे होंगे, फ्लेक्सिबल। एंड आफ्टर दैट हमारा यहाँ पे जो एग्रीगेट आउटपुट फंक्शन होता है, दैट इज एग्रीगेट आउटपुट या एग्रीगेट डिमांड। आप इसे एग्रीगेट डिमांड, हम एग्रीगेट आउटपुट फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, एग्रीगेट आउटपुट यानी कहने का मतलब हो गया ये वाई, दैट इज वाई, तो वो होता था फंक्शन ऑफ लेबर ओनली। ठीक है, जो हमारी इकोनॉमी के अंदर आउटपुट होता था वो फंक्शन ऑफ लेबर ही ओनली होता था। लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं वाई आउटपुट के बारे में, एट इक्विलिब्रियम लेवल पे वाई के बारे में, जब हम लोग यहाँ पर आते हैं, इधर जो निकल के आता है दैट इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस का नेट एक्सपोर्ट। हाँ, एक बात और है, यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट भी नहीं आएगा, भी मैं आपको बताऊंगा। क्लासिकल केन के दोनों की दोनों क्लोज थ्योरी पर बेस्ड थी। ठीक है, ये हमारी जो है थर्ड अजम्पशन है, वो थर्ड जो है डिफरेंस है। फोर्थ है हमारे पास यहाँ पर, दैट इज हमारा जो एएस होगा, दैट इज एएस होगा यहाँ पे, वो होगा वर्टिकल, उसमें एकदम से बदलाव नहीं आएगा, वर्टिकल होगा। और यहाँ पे जो एएस होगा, ध्यान रखना, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्योर केनेजियन थ्योरी, प्योर केनेजियन थ्योरी, वो कैसा होगा, वो आपका हॉरिजॉन्टल होगा। पेपर में कभी 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 लिखा हुआ होता है सिंपल केनेजियन मॉडल, तो वहां पे आपको एएस को हमेशा हॉरिजॉन्टल लेके चलना है। हॉरिजॉन्टल लेने का मतलब ही, अब ये मान लो जैसे ये प्रकार, ये आपका प्राइस है और ये आपका आउटपुट है, ये ये एएस है, शॉर्ट रन के अंदर ये हॉरिजॉन्टल है, एंड आफ्टर दैट ये वर्टिकल हो गया। मतलब केन्स ने भी बोला था कि आफ्टर सम टाइम या एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि यहाँ पे जो आउटपुट है ये फुल एम्प्लॉयमेंट पर है, मतलब ये वाला आउटपुट। ठीक है, तो केन ने भी कहा था कि जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट रीच कर लेंगे तो हम वर्टिकल हो जाएंगे, बट बिलो दैट हम हॉरिजॉन्टल रहेंगे। यहाँ पे केन्स का एक बहुत बड़ा डिफरेंस था, क्योंकि केन्स का मानना ये था कि हमारा जो इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम विल बी ऑल, मतलब इक्विलिब्रियम ऑलवेज अटेन एट फुल एम्प्लॉयमेंट, हमेशा जो इक्विलिब्रियम होगा वो फुल एम्प्लॉयमेंट पर ही हम लोगों को मिलेगा हमेशा। यानी आप मान के चलते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर अगर डायग्राम बना के बताऊं, मान लो ये डायग्राम है, ये आपका एएस है, ये आपका एग्रीगेट डिमांड है, तो ये जो पॉइंट है, एक तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट भी है, मैं थोड़ा सा कैमरा नीचे कर देता हूँ, ये जो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट भी है, और ये जो पॉइंट है ये एडी इक्वल्स टू एएस भी है, राइट। और यहाँ पे किसी भी प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। इफ देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, सो दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज नोन एज वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये इनका बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था जो मानना था। लेकिन इनका मानना ये था कि इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मतलब जैसे आप देखो, तो यहाँ पे आपका एडी हो सकता है ये, तो अब गैप आ गया। अब सोचो ये इक्विलिब्रियम है, दैट इज एडी इज इक्वल्स टू एएस। ठीक है बेटा, ये हमारा इक्विलिब्रियम है, एडी इज इक्वल्स टू एएस। अब क्या करें जी इसके बारे में, इफ दिस इज इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट।
फुल एम्प्लॉयमेंट तो केन्स में भी होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले ही होगा, ये कह रहे हैं ऐसा कि अगर इकोनॉमी में अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। और क्योंकि हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट मानते हैं, इसका मतलब ये रहता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर, मैं इसको रफ कर देता हूँ ऊपर से, आपने ये नोट कर लिए हो ना गाइस दोनों, मैं इसको ऊपर से यहाँ से रफ कर रहा हूँ, ये फिफ्थ है, सिक्स यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, दैट इज सिक्स जो है डिफरेंसेस, दैट इज क्योंकि हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट की वजह से जो वेजेस होंगे आर फ्लेक्सिबल, क्योंकि हमने एक बार प्राइस को फ्लेक्सिबल बोला, क्यों? देखिए अगर डिमांड फॉर लेबर सप्लाई ऑफ लेबर से ज्यादा है, मैं इसको भी रफ कर देता हूँ दोस्तों, मैं ये रफ कर रहा हूँ, अगर आपने नहीं नोट करा तो प्लीज वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। ओके, थोड़ा सा ऐसा कर, ये कैमरा सेट करना बड़ा बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट होता है, ठीक है, कैमरा सेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कभी कभी। ओके, चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, मैं ये कह रहा हूँ, इसको पहले मैं रफ कर देता हूँ जी। अगर डिमांड फॉर लेबर इज मोर देन सप्लाई ऑफ लेबर होगा तो वेजेस इंक्रीज करेंगी, और अगर डिमांड फॉर लेबर सप्लाई ऑफ लेबर से कम होगा तो वेजेस कम होगी, इसका मतलब वेजेस फ्लेक्सिबल है। और दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पे हमेशा कहां पर आके रुकेंगे? फुल एम्प्लॉयमेंट पर। लेकिन लेकिन अगर हम केन्स की बात करें तो केन्स में बातें दूसरी हैं। कैसे? क्योंकि हम लोग ये बोल चुके कि वेजेस आर रिजिड, हम ये बात, क्योंकि पहले तो प्राइस को मैंने रिजिड बोला, नाउ हमने अजम्पशन में लिया था वेज प्राइस रिजिडिटी, मतलब दोनों को दोनों इमीडिएटली चेंज नहीं होंगे, तो वेजेस आर रिजिड। अब इसका मतलब क्या है कि मान लो डिमांड फॉर लेबर, एग्जांपल दे रहा हूं, इज लेस देन सप्लाई ऑफ लेबर, ये चीज अगर इधर थी तो वेजेस कम हुआ था, बट डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो वेजेस डू नॉट रिड्यूस, डू नॉट चेंज ड्यू टू गवर्नमेंट मिनिमम वेज लॉ। ये इंपॉर्टेंट था, केन्स ने आते सबसे पहले ये बोला कि जो वर्कर्स हैं इनको दुखी मत करो, इनके लिए आप एक मिनिमम वेज लॉ बना दो कि इससे कम पे इनको कोई वेज नहीं देगा। तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि जहां पे तो क्लासिकल में तो समझ में आ रहा है कि अगर सप्लाई ज्यादा है तो वेजेस कम हो जाएंगी, बट अगर सप्लाई यहाँ पे ज्यादा है केन्स में तो वेजेस में बदलाव नहीं आएगा, वेजेस कम नहीं होंगी, वेजेस वही की वही रहेंगी। और क्यों वही की वही रहेंगी? क्योंकि गवर्नमेंट ने जो मिनिमम लॉ बना रखा है उसके अकॉर्डिंगली। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई? और ध्यान रखना, इसी वजह से सप्लाई ज्यादा है, वेजेस कम नहीं होंगी, इसी वजह से इकोनॉमिक के अंदर दिक्कत होगी, और जो एम्प्लॉयर्स होंगे, जो जो फर्म्स होंगे, कंपनीज होंगी, वो लोगों को फायर करना शुरू करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये लॉ तो लगा दे कि इस वेज से कम नहीं दोगे, लेकिन कंपनी की अथॉरिटी है, कंपनी का राइट है वो चाहे तो जितने वर्कर्स को रखना चाहे रख सकती है। आज के डेट में कंपनी के ऊपर लॉ बन चुके हैं कि आपको मिनिमम इतने वर्कर्स को जॉब पे रखना पड़ेगा, लेकिन पहले ऐसा कुछ रूल नहीं था। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई? देन आई थिंक ये इनफ है, सिक्स सिक्स पॉइंट्स, छह पॉइंट्स डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करने के लिए। पॉइंट्स तो दोस्तों और भी हो सकते हैं, बट आपके एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो ये मैक्सिमम है, आप इतना, क्योंकि ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप जब लिखोगे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन तो दोगे, राइट? एंड रही बात इनके नोट्स की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी वेबसाइट semiconclasses.com, उस पर काम चल रहा है। वैसे आप चाहें तो वहां पे विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट की तरफ जा सकते हैं, और काम थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है, ठीक है, तो थोड़ा समय निकाल के मुझे खुद ही करना पड़ रहा है सब कुछ, बिकॉज मुझे अभी तक सही पर्सन मिल नहीं रहे हैं कि जो मेरे साथ में मुझे सपोर्ट करें। ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो हम लोग बिल्कुल आप लोगों के लिए, हित के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, उसके लिए मुझे लोग मिल नहीं रहे हैं। मिलते हैं तो वो फिर मनी डिमांड करते हैं, पैसे की डिमांड, जो कि जायज भी है, बट फिर मेरा पॉइंट ये है कि अगर मुझे कुछ अर्निंग नहीं हो रही तो मैं आपको कैसे किसी और को दे सकता हूँ? तो इस वजह से कोई दिक्कत नहीं है, किसी को मैं गलत नहीं कह रहे, तो मैं खुद ही कर रहा हूँ। और
थोड़ी बहुत अगर अर्निंग होती है तो वो गूगल एडसेंस वगैरह से, यूट्यूब से थोड़ी सी हो जाती है, बट वो इतनी नहीं होती कि मैं और लोगों को हायर कर सकूं। थोड़े बहुत एक्सपेंसेस को ही मैं मैनेज कर पाता हूँ। बस अभी ये है कि नेक्स्ट जो अर्निंग आएगी, मुझे एक बहुत अच्छा सा माइक लेना है। अभी मैं ब्लूटूथ यूज कर रहा हूँ, जो नेक्स्ट यूट्यूब से आएंगे पैसे, उससे मैं बहुत अच्छा वाला माइक लूंगा। थोड़ी बहुत तो इम्प्रूवमेंट हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे फिर केनेजियन थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कंजम्पशन फंक्शन हमारा मेन हेडिंग रहेगी, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।